11 मार्च की सुबह 9 बजे एक ट्रेन जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, कोयटा से पेशावर अपने 1600 किलोमीटर रास्ते की तरफ गामजन थी कि बोलान पास क्रॉस करते हुए अचानक एक अंधेरी टनल्स में धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। ड्राइवर को इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मजबूरन ट्रेन को रोकना पड़ता है कि इतने में कुछ मुसल्ला लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मासूम लोगों को और ट्रेन के अमले समेत ड्राइवर को यरगमाल बना लेते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये बात पाकिस्तान के एक सूबे बलूचिस्तान की है जहाँ पे BLA का राज है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले साल और उससे पिछले साल से बढ़ते ही जा रहे हैं। इस ट्रेन में तकरीबन 440 के करीब मुसाफिर मौजूद थे। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए आखिरकार पाक फ़ौज को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन उनको भी सूरत हाल को काबू करने में अगली शाम लग गई। BLA के लोगों का कहना था कि वो उस वक्त तक इन मुसाफिरों को रिहा नहीं करेंगे जब तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। उनकी डिमांड्स में सर फहरिस्त ये डिमांड थी कि उनके सियासी कैदी, उनके मिसिंग पर्सन्स और वो लोग जो कि बलोच एक्टिविस्ट्स हैं, उनको बाइज़्ज़त रिहा नहीं किया जाता बग़ैर किसी शर्त के। नाजरीन, ये एक ऐसा मसला है जो कि ना सिर्फ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए एक सवालिया निशान है। BLA के बढ़ते हुए हमले। BLA की तारीख़ क्या है? BLA अचानक से इतनी ताकतवर कैसे होने लगी और हुकूमत BLA को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? इस सारी सूरत हाल को जानते हैं और देखते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। सबसे पहले इस सारी सूरत हाल के पस मंज़र को जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का आगाज़ कब से हुआ और कैसे हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से कम तरीन मगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। ये पाकिस्तान का 1948 में हिस्सा बना और तब से ही आज तक इस सूबे के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जारी रही हैं। इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का एक ही मोटो रहा है, इनकी एक ही डिमांड रही है। उनका कहना ये होता है हमेशा कि बलोच लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। उनके हुकूक ना देने से मुराद ये होता है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका फ़ायदा लोगों को नहीं बल्कि फ़ेडरल हुकूमत अपने आप को पहुँचाती है। वहाँ पे इतने ज़खायर मौजूद हैं, इतने मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन लोगों को उनको फ़ायदा नहीं दिया जाता। जैसे कि CPEC और गवादर आने के बाद फ़ेडरल गवर्नमेंट इकनॉमिकली और ताकतवर होती जा रही है, जबकि बलूचिस्तान के हालात इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली कम से कम तरीन होते जा रहे हैं। सेपरेटिस्ट का कहना यह है कि ये जब भी अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और इनके लोग गुम कर दिए जाते हैं। CPEC और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पर भी इनके हमले काफ़ी देखे गए हैं पास्ट के अंदर। ये वो लोग हैं जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के सख्त ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह यह है सर फहरिस्त कि जैसे ही इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान सूबे के अंदर बढ़ेगी तो इनके बकौल फ़ेडरल हुकूमत और मजबूत होगी और CPEC और गवादर पोर्ट इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट का और बहुत बड़ा ज़रिया है। उसकी वजह यह है कि उससे फ़ेडरल हुकूमत अपने ज़खायर जो इकनॉमिक मफाद है वो हासिल करेगी और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको राइट्स मुहैया नहीं किए जाते। पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर इन हमलों की तादाद बढ़ चुकी है। इन हमलों के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट PIPS के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में 119% इजाफा हुआ है और इस इजाफे की वजह से आप देखें तो इस सूबे के अंदर इकनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सोशल अनरेस्ट पैदा होता है। इन हमलों को अगर देखा जाए तो कलात में 2024 में 18 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। उसके अलावा मार्च 2024 में औरत सुसाइड बॉम्बर बन के लोगों को शहीद करती है। उससे अगर और पीछे चला जाए तो 2022 में शारी बलोच कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ की गाड़ियों के आगे जाके सुसाइड बॉम्बिंग करती है। इनके तरीक़ेकार वक्त के साथ साथ इनोवेट होते हैं। कभी ये सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी ये एडवांस वेपनरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कभी ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग मुहैया कहाँ से होती है। क्या इनको सपोर्ट अफ़गानिस्तान करता है, क्या इनको सपोर्ट इंडिया करता है, या इनकी सपोर्ट ईरान की तरफ से आती है। नाजरीन, ये सारी बातें हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से, और देखा जाए तो हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि ये लोग सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोपेगेंडा मेकिंग की जाए। ये सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों को, नौजवानों को इस तरीके से मफलूज बनाते हैं कि उनको उनके राइट्स के ना मिलने के हवाले से आगाही देते हैं, और उन्हें ये बताते हैं कि बैड गवर्नेंस के ज़िम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। उन्हें ये बताते हैं कि यहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी है, इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट को ठहराते हैं, और साथ में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और वो लोग जो मिसिंग पर्सनस हैं, इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करके ये BLA वाले ये तासुर देते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही सख्तियाँ फेस करते हैं। इससे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो नौजवानों के सेंटिमेंट्स हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स इनको गेन होते हैं। अगर आप इनके लीडरान को देखें तो इनके लीडरान भी पढ़े लिखे लोग थे, जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, जो कि पहले पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे। बाद में जब उनको ये मसाइल बताए गए प्रोपेगेंडा मेकिंग के थ्रू, जब उनको ये मसाइल हाईलाइट करवाए गए, तो उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ के BLA में रिक्रूट होना शुरू हो गए। इसका ताल्लुक असल में नवाब खैर बख्श मरी के घराने से था। बालाच मरी ने इस तहरीक की लीड संभाली, लेकिन 2007 में उसको कत्ल कर दिया गया। 2006 में इस तहरीक ने नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद और ज़ोर पकड़ा। पहले मरी कबीला इस तहरीक को लीड कर रहा था, लेकिन बाद में बलोच नौजवानों ने इस तहरीक को संभाला। बशीर ज़ेब बलोच अब इस तहरीक के सरबराह हैं, लेकिन उनसे पहले असलम बलोच, जो कि 2018 में कत्ल कर दिए गए, वो इस तहरीक के सरबराह थे। 2010 में इस तहरीक ने एक सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड बनाया, जिसका मकसद ये था कि लोगों को जाके सुसाइड बॉम्बर्स के थ्रू मार दिया जाए। 2018 में अपने बेटे को रिक्रूट किया ताकि वो जाकर चाइनीज़ के ऊपर इस सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड के थ्रू हमला करें, और सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड का नाम मजीद ब्रिगेड था। BLA पहले सिर्फ पाइपलाइंस और इंडिविजुअल्स को टारगेट किया करती थी, लेकिन अब इनके मामलात इनोवेट हो चुके हैं। इन्होंने ट्रेन्स और मिलिट्री बेसिस को तक टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड बनाई थी, ये वक्तन फ़वक्तन अपनी स्ट्रेटजीज़ को इनोवेट करते हैं ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात मुल्क को पहुँचाए जाएँ और अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाया जाए। BLA का कहना यह है कि उनको अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत दी जाए। BLA की सपोर्ट, BLA की फंडिंग अभी तक अनक्लियर है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जाता है कि इनको सपोर्ट अफ़गानिस्तान से और अमूमी तौर पे इंडिया से आती है, जो कि इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो कोल माइंस मौजूद हैं, वहाँ से कोल माइनिंग करके और स्मगलिंग करके, ड्रग ट्रैफिकिंग करके ये अपना पैसा कमाते हैं। उसके साथ ही साथ रैंसम, किडनैपिंग और दीगर ऐसे मामलात जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को ब्रेक करते हैं, ये सारे मामलात अपनाते हैं और अपने फंड्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इनके हवाले से अगर आपको बताया जाए तो BLA के जो वेपन्स हैं वो बहुत इनोवेट हो चुके हैं, और सोर्सेस के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने वेपन्स छोड़े थे वो भी इनके पास हैं, और वो इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट फ़ोन्स, वेपन्स, SMGs, रॉकेट लॉन्चर्स, RPGs, ये सारे तमाम वो चीज़ें हैं, वो वेपनरीज़ हैं जो कि अमेरिका छोड़ के गई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, और BLA के पास उनका एक्सेस पहुंच चुका है। उनका एक्सेस पहुंचने के ज़िम्मेदार ज़ाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद वो लोग हैं, अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत है जो कि TTP को सेफ़ हेवन्स प्रोवाइड करती है। नाजरीन, TTP का मोटिव चाहे कुछ और हो, लेकिन BLA को सपोर्ट करना उनका मोटिव बन जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अब तक BLA को कर्ब करने में इफ़ेक्टिव साबित क्यों नहीं हो पाई? इसकी चंद वजूहात हैं, और उन चंद वजूहात में से कुछ वजूह ये भी हैं कि BLA इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से प्लान हुए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। नेशनल एक्शन प्लान की अगर बात की जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी एक सवालिया निशान बन जाता है।
उसके साथ ही साथ नाजरीन ये भी देखा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान के टेरेन और लैंड्स का अंदाज़ा नहीं, जिस हद तक BLA को उस लैंड्स का अंदाज़ा है। एक एक पॉइंट का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को पता होता है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल्स हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर्स के भी कुछ मामलात हैं जो कि BLA को और मजबूत बनाते हैं बलूचिस्तान के एरिया के अंदर। इन सब चीज़ों का, तमाम चीज़ों का BLA फ़ायदा उठाती है और अपने ऑपरेशंस को मजबूत बनाते जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन इन मामलात को हल नहीं कर सकती। देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में 6 CM तब्दील हुए हैं। इस सूबे के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के जो मामलात हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि हवा देते हैं यूथ को और तमाम लोगों को मफलूज होने पर मजबूर करते हैं, ताकि वो इनकी जो बातें हैं, जो कि राइट्स मुहैया ना होने वाली डिमांड्स हैं, जो कि बताते हैं BLA वाले कि उनके साथ किस किस्म का जुल्म किया जाता है। बलूचिस्तान के अंदर लोगों को जो हुकूक नहीं दिए जाते, हुकूक पामाल किए जाते हैं, ये सारी सूरत हाल को जब वो वाज़ेह करते हैं तो यूथ उनकी बातों में आ जाती है और BLA का हिस्सा बन जाती है। नाजरीन, अगर आपको बताता चलूँ कि BLA के जो मुख्तलिफ लीडरान रहे हैं वो पहले पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा भी थे, वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी थे। क्या ये सवालिया निशान नहीं बन जाता पाकिस्तान की हुकूमत और गवर्नेंस के ऊपर, या उन इदारों के ऊपर जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कि इतनी इनस्टेबिलिटी, हुकूक का पामाल होना, ये सारे मामलात वहाँ पे इस हद तक वाज़े होते हैं कि लोग अपनी सर्विसेज, अपनी नौकरियाँ छोड़ के बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए रिक्रूट हो जाते हैं। BLA का कहना यह है कि जब तक हुकूमत बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल का हल नहीं निकालती, तब तक BLA जैसे ग्रोह वहाँ पे हवा पकड़ते रहेंगे। नाजरीन, क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस इन बातों का हल हैं, या सोशल सॉल्यूशंस भी निकाले जा सकते हैं? सोर्सेस के मुताबिक नाजरीन, आखिर में आपको बताते चलें तो इस हादसे के दौरान तकरीबन 21 सिविलियंस और 4 FC के लोग शहीद हुए हैं, जबकि दहशतगर्द 33 के करीब मुकम्मल तौर पे हलाक हो चुके हैं। ये कहना था DGI SPR का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। नाजरीन, आपको अपडेट करते रहेंगे इन मामलात के हवाले से। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और अपने अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। शुक्रिया।